माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए BSOC 133 सब्जेक्ट को लाई हूँ, जिसका टाइटल है समाजशास्त्रीय सिद्धांत, यानी कि समाजशास्त्र के क्या सिद्धांत है इसके बारे में हमें जानना है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रेम सर के द्वारा सेलेक्ट 5 ईयर के PYQ के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर लिया गया है। अगर आप इन सभी प्रश्नों की सही से प्रिपरेशन करके जाओगे तो मैं श्योर होंगी कि आप 100 में से 100 लिख के आओगे। यह वीडियो इग्लू जून एंड दिसंबर एग्ज़ाम 2026 के लिए खास करके बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर को सही तरह से ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। आप लोग वीडियो को जब तक अंत तक समझेंगे नहीं तो आप लोगों को समझ में आएगा नहीं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के भौतिकवाद परिप्रेक्ष्य का वर्णन करें। कार्ल मार्क्स के जो भौतिकवाद परिप्रेक्ष्य है ना, उसके बारे में हमें जानना है। तो कार्ल मार्क्स का भौतिकवाद समाज और इतिहास को समझने का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। कौन सा दृष्टिकोण? वैज्ञानिक, मतलब अपने समाज को, इतिहास को समझने का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जिसके अनुसार भौतिक आर्थिक परिस्थितियां ही समाज की संरचना और विचारों को निर्धारित, यानी कि समाज की आर्थिक परिस्थितियां ही समाज की संरचना को, समाज के विचारों को निर्धारित करती है। तो इसके कुछ मुख्य विचार हैं। तो कौन कौन से मुख्य विचार हैं, इस पर हम ध्यान देते हैं। तो भौतिकवाद का आधार, भौतिकवाद के आधार में क्या है, तो मार्क्स के अनुसार वास्तविकता का आधार भौतिक जनता है। मतलब कि वास्तविकता का क्या आधार है? जनता है, न कि विचार या चेतना। विचार या चेतना नहीं है। मनुष्य का सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना को निर्धारित करती है। उसकी जो सामाजिक अस्तित्व है उसकी चेतना को निर्धारित करती है। ये पहला है, पहला विचार। दूसरा है द्वंद्वात्मक, मतलब कि समाज में परिवर्तन विरोधी शक्तियों के संघर्ष से होता है। कि समाज में जो परिवर्तन है विरोधी शक्ति के संघर्ष से होता है। जैसे श्रमिक और पूंजीपति के बीच संघर्ष, मतलब श्रमिक जो काम करते हैं और पूंजीपति जो मालिक हैं उनके बीच जो संघर्ष होता है, इसके परिणाम स्वरूप होता है। और तीसरा है आर्थिक आधार का संरचना। आर्थिक आधार का संरचना क्या है? समाज का आर्थिक ढांचा, उत्पादन का साधन और संबंध ही राजनीतिक, धर्म, कानून, जाति जिसको अधिरचना को प्रभावित करती है, यानी कि सबको यह प्रभावित करती है। और वर्ग संघर्ष, वर्ग संघर्ष में क्या? इतिहास का विकास विभिन्न वर्गों के संघर्ष का परिणाम। इतिहास का जो विकास हुआ ना, विभिन्न वर्गों के संघर्ष का ही परिणाम है। जैसे दास और स्वामी, किसान और जमींदार, मजदूर, पूंजीपति, ये सब क्या है? वर्ग संघर्ष के रूप में। और परिवर्तन का नियम, तो परिवर्तन क्या है? समाज निरंतर बदलता रहता है। क्या हुआ ना, हमेशा बदलता रहता है और अंततः एक वर्गहीन समाज की स्थापना होती है। मतलब वर्गहीन समाज की स्थापना होती है रात में। तो हम कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का भौतिकवाद यह स्पष्ट करता है कि समाज का विकास आर्थिक शक्तियों और वर्ग संघर्ष पर आधारित है। यह दृष्टिकोण सामाजिक परिवर्तनों को समझने का एक महत्वपूर्ण और प्रभावशील सिद्धांत, एक क्या प्रभावशाली सिद्धांत है। और सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की भूगोल के द्वंद्वात्मक से तुलनात्मक की चर्चा करें, कि दोनों के द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है उसकी तुलना करना है हमें। तो कार्ल मार्क्स और जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल दोनों ने द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया। मतलब क्या है? दोनों ने द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया, परंतु उनके दृष्टिकोण में मूलभूत अंतर है। उसके दोनों के दृष्टिकोण में क्या है? मूलभूत अंतर है। हेगल का दृष्टिकोण आदर्शवादी, जबकि मार्क्स का भौतिकवादी। मतलब कि हेगल का जो दृष्टिकोण है वो आदर्शवादी था और कार्ल मार्क्स का भौतिकवाद में था। तो दोनों की तुलना कैसे हुआ इसके बारे में देखते हैं। दर्शन के आधार पे, तो दर्शन के आधार पे कैसे हुआ? हेगल आदर्शवाद, विचार और या आत्मा को प्राथमिकता दे। हेगल जो है ना, आदर्शवाद, विचार और आत्मा को वो प्राथमिकता देते हैं। और कार्ल मार्क्स चाहते हैं भौतिकवाद, भौतिक परिस्थितियों, आर्थिक आधार का मुख्य मानते हैं। वो क्या करते हैं? आर्थिक परिस्थितियों को वो मुख्य आधार मानते हैं। और
वास्तविकता की प्रकृति के आधार पर हेगल वास्तविकता विचारों की अभिव्यक्ति है। हेगल का क्या मानना था कि वास्तविकता जो है ना विचारों की अभिव्यक्ति है, विचार को अभिव्यक्त करने वाले। और कार्ल मार्क्स मानते हैं कि वास्तविकता भौतिक जनता और उत्पादन संबंध पर आधारित, मतलब कि ये आर्थिक जनता के और उसके उत्पादन संबंधों के आधार पर होते हैं। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया तो हेगल थीसिस सिंथेसिस विचारों का विकास करते थे। क्या कहते हैं? थीसिस एंटीथेसिस और सिंथेसिस विचारों का वो विकास करते थे। और मार्क्स क्या कहते थे? वर्ग संघर्ष के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन व्यवहारिक और भौतिक प्रक्रिया करते थे। और इतिहास की व्याख्या तो हेगल क्या कहते हैं? इतिहास विश्व आत्मा की प्रगति है। हेगल क्या है? विश्व आत्मा की वो प्रगति है। और कार्ल मार्क्स का क्या? इतिहास आर्थिक शक्तियों और वर्ग संघर्ष का परिणाम है। इतिहास क्या है? आर्थिक शक्ति और वर्ग में जो संघर्ष हुए उसके परिणाम है। तो और परिवर्तन का कारक क्या है? तो हेगल विचारों का आंतरिक विरोध करते हैं। क्या? वो विचारों को आंतरिक रूप से ही विरोध करते हैं। और कार्ल मार्क्स उत्पादन संबंधों का विरोध और वर्ग संघर्ष करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मार्क्स ने हेगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को स्वीकार किया, लेकिन उसे उल्टा दिया। उसे क्या कर दिया? उल्टा दिया। हेगल ने जहां विचार को प्रधान माना, वहीं मार्क्स ने भौतिक परिस्थितियों को प्रमुखता दी, मतलब भौतिक परिस्थितियों को उन्होंने माना। इस प्रकार मार्क्स का ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अधिक व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। और 3 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के सामाजिक क्रांति पर विचार कीजिए। यानी कि कार्ल मार्क्स जो सामाजिक क्रांति है हुई है उस पर हमें इसके बारे में जानना है, उसके बारे में विचार करना है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक क्रांति इस समाज में मूलभूत परिवर्तन की प्रक्रिया है जो आर्थिक संरचना और वर्ग संबंधों में बदलाव के कारण उत्पन्न होती है। यह क्रांति शोषित वर्गों द्वारा शोषक वर्ग के विरोध संघर्ष का परिणाम होती है। तो वर्ग संघर्ष के आधार पे इसके कुछ मुख्य विचार हैं। तो पहला है वर्ग संघर्ष का आधार। तो मार्क्स के अनुसार समाज 2 प्रमुख वर्गों में बांटा होता है, श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग। इन दोनों के बीच संघर्ष ही सामाजिक क्रांति का मुख्य कारण है। मतलब इन दोनों के बीच संघर्ष होता है वही सामाजिक क्रांति का मुख्य कारण है। और 2 नंबर है आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण में क्या है? पूंजीपति वर्ग मजदूर के श्रम का शोषण करते हैं और अधिकतम लाभ अर्जित करता है, मतलब अधिक लाभ को वो अर्जित करता है। यह शोषण असमानता और असंतोष को जन्म देता है, जिससे क्रांति की स्थिति उत्पन्न बनती है, मतलब कि उत्पन्न होती है या क्रांति की स्थिति बनती है। और तीसरा है क्रांति की अनिवार्यता, मतलब क्रांति ही अनिवार्यता है। तो मार्क्स मानते हैं कि पूंजीवाद व्यवस्था अपने अंतर विरोधियों के कारण स्वयं नष्ट हो जाती है, क्रांति अनिवार्य हो जाएगी। और सर्वहारा वर्ग की भूमिका, मतलब सर्वहारा वर्ग की क्या भूमिका है? तो सामाजिक क्रांति का नेतृत्व श्रमिक वर्ग का है, मतलब वो श्रमिक वर्ग ही का है जो संगठित होकर पूंजीवादी व्यवस्था को फैलाता है, मतलब उजागर करता है, उसको फैलाता है। और वर्गहीन समाज की स्थापना। तो क्रांति के बाद समाज में वर्ग भेद समाप्त हो गया, मतलब क्रांति कहते हैं वर्ग को जो भेद था वो समाप्त हो गया, एक साम्यवादी समाज स्थापित होगा। यह समानता और न्याय होगा, मतलब क्या? जहाँ क्या होगा? समानता होगा, न्याय होगा वहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक क्रांति समाज में गहरे आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। यह शोषण के अंत और समानता पर आधारित नए समाज की स्थापना की दिशा में एक आवश्यक कदम है, मतलब एक आवश्यक कदम के रूप में उठाया गया, ये भी कह सकते हैं। और उन बौद्धिक प्रभावों की चर्चा कीजिए जिन्होंने दुर्खिम के कार्यों को आकार दिया। एमिल दुर्खिम के जो कार्य के उन्होंने आकार दिया उसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो एमिल दुर्खिम समाजशास्त्र के प्रमुख संस्थापकों में से एक थे। उनके विचार और सिद्धांत पर विभिन्न दार्शनिक और बौद्धिक धाराओं का गहरा प्रभाव पड़ा, जिन्होंने उनके कार्यों को आकार दिया। किनके कार्यों को? एमिल दुर्खिम के कार्यों को उन्होंने आकार दिया। तो मुख्य बौद्धिक प्रभाव हैं इसके कुछ। तो पहला है
अगस्त्यम कॉम्पट का प्रत्यक्षवाद। तो दुखिम पर कॉम्पट का प्रत्यक्षवाद का गहरा प्रभाव था। उन्होंने समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित करने का प्रयास किया, सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया। उन्होंने क्या किया? सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया। और हार्वर्ड स्पेशल के वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? स्पेशल ने समाज को एक जीव के रूप में देखने के विचार ने दुखिम को प्रभावित किया। उन्होंने भी समाज को एक संगठित तंत्र माना जहाँ विभिन्न अंग मिलकर कार्य करते हैं, मतलब कई संगठन मिलकर वहाँ पे कार्य करते हैं। और तीसरा है जॉर्ज विल्हेल्म फ्रेडरिक हेगल का आदर्शवाद, मतलब हेगल के आदर्शवाद सिद्धांत। तो हेगल के सामूहिक चेतना के विचार ने दुखिम की सामूहिक चेतना की अवधारणा को प्रभावित किया। तो दुखिम की क्या जो सामूहिक चेतना की अवधारणा है ना, उन्हें प्रभावित किया है। और चौथा है जॉर्ज वाल्डियन का विकासवाद, मतलब डार्विन ने जो विकासवाद का सिद्धांत दिया था उसके बारे में। तो और डार्विन के विकासवाद से प्रेरित होकर दुखिम ने समाज के विकास और परिवर्तन को क्रमिक प्रक्रिया के रूप में, मतलब क्रमबद्ध होता है ना, पहले के एक के बाद दूसरे के रूप में उन्हें समझा है। और फ्रांसीसी सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियाँ में क्या फ्रांस की क्रांति सामाजिक अस्थिरता ने दुखिम को सामाजिक एकता और व्यवस्था पर विचार करने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। तो हम कह सकते हैं कि एमिल दुखिम की यह विभिन्न बौद्धिक परंपराओं का समन्वय है। उन्होंने इन प्रभावों को अपनाकर समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में स्थापित किया तथा सामाजिक एकता और व्यवस्था की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि सामाजिक एकता और व्यवस्था की उन्होंने व्याख्या की है। और 5 नंबर क्वेश्चन है कि दुखिम के इस प्रकार समाजशास्त्र को विज्ञान के तौर पर स्थापित किया, मतलब कि दुखिम ने किस प्रकार समाजशास्त्र को विज्ञान के तौर पर उन्होंने स्थापित किया, इसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो एमिल दुर्खिम ने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, मतलब उन्होंने एक महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है। उन्होंने सामाजिक तथ्यों को वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर बल दिया और समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान की तरह नियमबद्ध बनाने का प्रयास, मतलब एक नियम के अनुसार बनाने का उन्होंने प्रयास किया। तो इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, तो उन पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला है सामाजिक तत्व की अवधारणा, मतलब सामाजिक तत्व की अवधारणा क्या है? तो वो दुर्खिम ने कहा कि समाजशास्त्र का अध्ययन सामाजिक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि समाज के तथ्यों पर ही वो आधारित होना, जो व्यक्ति के बाह्य और बाह्यकारी होती है। यह रीति रिवाज, कानून, नैतिक नियम आदि हो, मतलब इसमें क्या रीति रिवाज हो, कानून हो, नैतिक नियम हो, ये सारी चीज़ हो किसमें? सामाजिक तत्व की अवधारणा में। और दूसरा है वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग, मतलब वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग उन्होंने अवलोकन, तुलना और सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया। उनका मानना था कि समाजशास्त्र में भी वही वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जानी चाहिए जो प्राकृतिक विज्ञान में होती, मतलब प्राकृतिक के विज्ञानों में जो विधि है वही विधि समाजशास्त्र में भी अपनाई जाए। और 3 नंबर है वस्तुनिष्ठा, मतलब तो दुर्खिम ने समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित विचारों और पुनर्ग्रहण से मुक्त करने पर जोर दिया। उन्होंने सामाजिक घटनाओं को वस्तु की तरह अध्ययन करने की बात की, मतलब कि एक वस्तु की तरह उस पर अध्ययन करने की उन्होंने बात की। और चौथा है कारण और कार्य, मतलब उसका कारण क्या है, उसका कार्य क्या है, विश्लेषण करना है उसका। तो उन्होंने किसी सामाजिक घटना के कारण और उसके कार्य दोनों का अध्ययन आवश्यक माना है, मतलब क्या किया, उसके कारण को और कार्य को दोनों का अध्ययन को उन्होंने आवश्यक माना है, जिससे उसकी सही व्याख्या हो सके। और 5 नंबर क्वेश्चन है विशेष अध्याय, तो उसकी
उसकी प्रसिद्ध कृति क्या है? सुसाइड। उनकी एक प्रसिद्ध कृति है, उसमें वो है, उसका नाम है सुसाइड। में उन्होंने आत्महत्या जैसे विषय का वैज्ञानिक और सांख्यिकीय विश्लेषण कर यह सिद्ध किया। उन्होंने क्या किया? यह सिद्ध किया कि सामाजिक घटना भी वैज्ञानिक ढंग से समझी जा सकती है। मतलब समाज की जो घटना है उसको भी हम वैज्ञानिक के रूप में समझ सकते हैं। तो निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि ये दुखिम ने समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में स्थापित किया, क्योंकि उन्होंने इसके अध्याय में वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक पद्धति अनुभवजन्य शोध को अपनाया। इस प्रकार समाजशास्त्र एक संगठित, तर्कसंगत और प्रमाण आधारित अनुशासन बना। और 6 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक एकतामकता क्या है? मतलब समाज की एकतामकता क्या है? यांत्रिक और साम्यवो एकतामकता के अंतर सामाजिक एकतामकता क्या है और यांत्रिक और साम्यवो एकतात्मक में अंतर क्या है, इसके बारे में जानना है। तो एमिल दुखिम के अनुसार सामाजिक एकतात्मक वह भावना है जो समाज के सदस्यों को आपस में जोड़ते, मतलब कि एक दूसरे को आपस में जोड़ते हैं और सामाजिक एकता और स्थिरता को बनाए रखती है। तो सामाजिक एकता का अर्थ है यह वह बंधन है, क्या? वह बंधन है जिसके कारण समाज के लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, सहयोग करते हैं और सामाजिक नियमों का पालन करते हैं। मतलब आपस में जुड़ते हैं, वो समाज के नियमों का वो पालन करते हैं। और यांत्रिक एवं सावयवी एकात्मक में अंतर, मतलब यांत्रिक एवं सावयवी जो एकात्मक है उसमें क्या अंतर, इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला है आधार के रूप में, तो यांत्रिक एकात्मा तो समानता पर आधारित है, क्या है वो? समानता है। और साम्यवी एक विभिन्नता और कार्य विभाजन पर ये आधारित होती है। और समाज का प्रकार तो यांत्रिक जो है पारंपरिक और सरल समाज है, वही साम्यवी आधुनिक और एक जटिल समाज के रूप में है। और संबंध की प्रकृति के आधार पे तो कहेंगे तो हम यांत्रिक जो लोगों के बीच समान कार्य और जीवन शैली, मतलब एक समान कार्य और एक समान जीवन शैली है। और साम्यवी जो है विभिन्न कार्यों के कारण परस्पर निर्भर है, मतलब किसी न कार्य के कारण आपस में वो निर्भर है। कानून का स्वरूप कैसा है? तो यांत्रिक में जो है दंडात्मक है, उसमें दंड दिए जाते हैं। और सावयवी में प्रतिपूरक है, मतलब एक उसके प्रति के पूरक है। व्यक्ति की भूमिका तो वो यांत्रिक में क्या होता है? व्यक्ति की पहचान समूह में विलीन है, मतलब एक समूह में उसकी पहचान विलीन है। और साम्यवी में क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता, पहचान व महत्व अधिक है। फिर उसमें यांत्रिक में क्या होता है? एक समूह के रूप में होता है कि ये समूह ने अच्छा किया, वो किया। और साम्यवी में जो ये समूह पे नहीं, उस व्यक्ति का पहचान बनेगा जिसने वो काम किया। तो हम कह सकते हैं कि दुखिम के अनुसार समाज के विकास के साथ यांत्रिक एकात्मक और साम्यवी एकात्मक की ओर परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन कार्य विभाजन आधुनिकता के बढ़ने के कारण होता है, जिससे समाज अधिक संगठित और परस्पर निर्भर बनता है। और 7 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के कार्यों पर बौद्धिक प्रभावों का वर्णन करें। यानी कि मैक्स वेबर के जो बौद्धिक कार्य जो है उसके बौद्धिक क्या क्या प्रभाव है, इसके बारे में हमें जानना है। तो मैक्स वेबर के आधुनिक समाजशास्त्र के प्रमुख विचारक में से एक थे, क्या थे? एक प्रमुख विचारक में से एक थे। उनके कार्य पर अनेक दार्शनिक, ऐतिहासिक, सामाजिक विचारधाराओं का गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे उनके सिद्धांत को एक समृद्ध बनाया गया। उनके सिद्धांत क्या है कि समृद्ध एक बड़ा बनाया गया। तो उनके बौद्धिक प्रभाव हैं, तो कार्ल मार्क्स का प्रभाव। तो कार्ल मार्क्स से क्या प्रभाव है? तो वेबर ने मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवाद की से प्रेरणा ली, मतलब कि उसके आर्थिक निर्धारणवाद की प्रेरणा ली, परंतु उससे असहमति भी जताई, मतलब कि उसमें सहमत नहीं थे, वो असहमति जताई। उन्होंने यह माना कि केवल आर्थिक कारक ही नहीं बल्कि धर्म और विचार भी समाज को प्रभावित करते हैं। मतलब क्या? केवल आर्थिक कारक नहीं, उसमें समाज को क्या? धर्म और उसके विचार भी प्रभावित करते हैं। और दूसरा है फ्रेडरिक नीत्शे का प्रभाव। तो
नीतेशों के विचार ने बेबरे के शक्ति और अधिकार संबंधी सिद्धांत को प्रभावित किया। मतलब उसके शक्ति, उसके क्या क्या पावर है, उसके क्या क्या अधिकार है, उन्हें वो प्रभावित किया है। और दूसरा है विलेह हृदय का प्रभाव। मतलब हृदय का व्याख्यात्मक पद्धति से बेबरे ने अर्थ को समझने की विधि को अपनाया। मतलब कि उसके क्या वैल्यूएशन, मतलब उसके अर्थ को समझने की विधि को उन्होंने अपनाया। और चौथा है हाई नेकिन रिकॉर्ड और विल्डवेड का प्रभाव। मतलब विल्डवेड का प्रभाव। तो इन नव काटवादी, मतलब इन्होंने क्या किया, नया कार्डवादी दार्शनिक ने बेबरे के मूल्य निरपेक्षता और वैज्ञानिक विधि के विचार को प्रभावित किया है। और 5 नंबर है आर्थिक एवं ऐतिहासिक अध्याय। तो बेबरे ने विभिन्न धर्मों, विशेषकर किसे, तो प्रोटेस्टेंट धर्म का गहरा अध्ययन किया, जिससे उनकी प्रसिद्ध ग्रंथि प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद की भावना विकसित हुई है। तो हम कह सकते हैं कि मैक्स वेबर के कार्य विभिन्न बौद्धिक परंपराओं का समन्वय है। उन्होंने आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक तत्वों को मिलाकर समाज की व्याख्या की, जिससे समाजशास्त्र का एक व्यापक और गहरा दृष्टिकोण प्राप्त हुआ है। और 8 नंबर क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का वर्ग गठन एवं वर्ग संघर्ष की अवधारणा की चर्चा। यानी कि कार्ल मार्क्स ने तो वर्ग का गठन किया, उसके वर्गों में जो संघर्ष थे उसकी अवधारणाओं के बारे में हमें चर्चा करना है। तो कार्ल मार्क्स ने समाज की संरचना को समझने के लिए वर्ग, क्लास और वर्ग संघर्ष की अवधारणा प्रस्तुत की। उसके अनुसार इतिहास का विकास वर्गों के बीच संघर्ष के माध्यम, इतिहास का विकास क्या वर्गों के बीच क्या हुआ, संघर्ष के माध्यम से हुआ। तो वर्ग गठन, तो मार्क्स के अनुसार वर्ग का निर्माण उत्पादन के संसाधनों के साथ संबंध के आधार पर होता है। पूंजीवादी समाज में 2 प्रमुख वर्ग होते हैं, पूंजीपति जो उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं, और श्रमिक जो अपने श्रम शक्ति बेचते हैं, मतलब कि अपने श्रम की शक्ति को वो बेचते हैं। और आर्थिक हितों की समानता के कारण लोग एक वर्ग का निर्माण करते हैं और धीरे धीरे उनमें वर्ग चेतना विकसित होती है, मतलब वर्ग की चेतना विकसित हो जाती है। और दूसरा है कि वर्ग संघर्ष। तो वर्ग संघर्ष क्या है, तो मार्क्स के अनुसार समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। पूंजीपति वर्ग मजदूरों का शोषण करते हैं, जिससे असमानता और संघर्ष उत्पन्न होता है। यह संघर्ष अभिप्रत्यक्ष जैसे हड़ताल और अप्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। अंततः यह संघर्ष सामाजिक आर्थिक रूप में लाता है। तो हम कह सकते हैं कि मार्क्स के अनुसार संघर्ष सामाजिक परिवर्तन का मुख्य साधन है, जो एक वर्गहीन और समानता मूलक समाज की स्थापना की ओर ले जाता है। क्योंकि वो ये वर्गहीन और समानता मूलक समाज की स्थापना की ओर ये लेके जाते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक समाज में मार्क्स के विलगीकरण की अवधारणा की चर्चा। यानी कि आधुनिक समाज में जो मार्क्स के विलगीकरण की जो अवधारणा है वो कैसे प्रचलित हुई, इसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो मार्क्स ने, इसने कार्ल मार्क्स ने विलगीकरण की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए बताया कि पूंजीवादी समाज में श्रमिक अपने ही श्रम और जीवन से अलग हो जाते हैं। क्या होते हैं, अपने ही श्रम, अपने ही काम से, अपने ही जीवन से वो अलग हो जाते हैं। विलगीकरण की अवधारणा क्या है, तो मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधन पर पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है, जिसके कारण श्रमिक
अपने कार्य और उसके परिणाम से जुड़ाव महसूस नहीं करते। वह केवल जीविका के लिए काम करते हैं, न कि संतोष और सृजन के लिए। मतलब वो अपने संतोष और अपने सृजन के लिए वो काम नहीं करते, ओनली जीविका के लिए काम करते हैं। तो विलगीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हैं, तो उनके बारे में आइए जानते हैं। तो उनके कौन से प्रकार है? उत्पाद से विलगीकरण। तो उत्पाद से विलगीकरण में क्या आएंगे? श्रमिक जिस वस्तु का निर्माण करता है वह उसकी नहीं होती। मतलब श्रमिक जो भी वस्तु का वो निर्माण करता है वो श्रमिक की नहीं होती, बल्कि किसकी? पूंजीपति की संपत्ति बन जाती है। मतलब पूंजीपति वर्ग की वो हो जाती है, उसकी संपत्ति के रूप में हो जाती है। और दूसरा है कार्य प्रक्रिया का विलगीकरण। मतलब कार्य की प्रक्रिया, श्रमिक कार्य पर नियंत्रण नहीं रखता। मतलब वो अपने कार्य पर वो नियंत्रण नहीं रखता, वह मशीन की तरह काम करता है। मतलब ये काम करते रहता है मशीन की तरह। स्वरूप से सेल्फ से रचनात्मक और स्वतंत्रता के अभाव में श्रमिक अपनी मानवीय क्षमता से दूर हो जाता है। मतलब कि अपनी उसके अंदर क्या मानवीय क्षमता है उससे वो दूर हो जाता है, मशीनों की तरह वो काम करते रहता है। अन्य लोगों से विलगीकरण पर प्रतिस्पर्धा और निजी हितों के कारण श्रमिक अन्य लोगों से भी अलग थलग हो जाते हैं। मतलब कई लोगों से वो क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। और आधुनिक समाज में प्रासंगिकता, मतलब कि आज के औद्योगिक और कॉर्पोरेट समाज में भी कर्मचारी अक्सर तनाव, असंतोष और काम से दूरी महसूस करते हैं। तो विलगीकरण का ही रूप है। मतलब क्या है? विलगीकरण का ही एक रूप हुआ। तो हम कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स की विलगीकरण की अवधारणा आधुनिक समाज में भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह श्रमिक की समस्याओं और पूंजीवादी व्यवस्थाओं की सीमाओं को उजागर करती है। और 10 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक तथ्य क्या है? इमाइल दुर्खिम ने समाज को समझने में सामाजिक तथ्यों को किस प्रकार प्रयोग किया? यानी कि सामाजिक तत्व क्या है इसके हमें जानना है। और इमाइल दुर्खिम जो हैं उन्होंने समाज को समझने में सामाजिक तथ्यों को किस प्रकार से प्रयोग किया है इसके बारे में हमें जानना है इसके आंसर के रूप में। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आंसर की ओर। तो इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक आधार देने के लिए सामाजिक तत्व की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की? सामाजिक तत्व की अवधारणा को उन्होंने प्रस्तुत की। तो उनके अनुसार समाज को समझने के लिए इन तथ्यों का अध्ययन आवश्यक है। तो सामाजिक तत्व के अर्थ में सामाजिक तत्व का क्या अर्थ है ये जानना है। तो दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तत्व वे तरीके, नियम और मान्यता हैं जो व्यक्ति के बाहर मौजूद होती है और उसके व्यवहार पर दबाव डालती है। मतलब उस व्यक्ति के बाहर के रूप में बाहर मौजूद होती है और उसके व्यवहार पे एक दबाव डालती है। तो कानून, रीति रिवाज, जैसे कि कानून, रीति रिवाज, नैतिक नियम, धर्म आदि, ये व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक होती है। मतलब ये जो होती है ना, एक व्यक्ति के रूप में नहीं, एक समूह के रूप में होती है। तो समाज को समझने के लिए सामाजिक तत्वों के प्रयोग, मतलब सामाजिक तत्व में कुछ सामाजिक तत्व हैं उसके कैसे प्रयोग होते हैं इनके बारे में हमें जानना है। तो वस्तुनिष्ठ अध्ययन, मतलब वस्तुनिष्ठ अध्ययन क्या है? तो दुर्खिम ने कहा कि सामाजिक तत्वों को वस्तु की तरह अध्ययन करना चाहिए। मतलब कि समाज की जो वस्तु है, समाज तत्व को एक वस्तु के तरह हमें अध्ययन करना चाहिए, जिससे निष्पक्ष और वैज्ञानिक विश्लेषण संभव हो। निष्पक्ष हो, एक वैज्ञानिक रूप में उसका विश्लेषण संभव हो सके। तो और सेकंड है कि करण और कार्य का विषय में, कि करण कैसे होता है, कार्य कैसे होता है। तो उन्होंने सामाजिक तत्व के करण और उनके कार्य फंक्शन को समझने पर जोर दिया ताकि उनके प्रभावों को सही आकलन मतलब किया जाए। मतलब कि जो प्रभाव है ना उसको सही ढंग से उसका आकलन किया जा सके। तो और तीसरा है सांख्यिकी एवं अनुभवजय विधि। यह प्रसिद्ध कृति है, मतलब ये उसकी एक कृति है जिसे सुसाइड में
इसकी कृति का नाम क्या है? सुसाइड में दुखिम ने आत्महत्या जैसी घटनाओं का सांख्यिकीय विश्लेषण कर यह सिद्ध किया कि सामाजिक तत्व वैज्ञानिक रूप में समझा जा सकता है। मतलब उनकी जो एक प्रसिद्ध कृति है सुसाइड, उसमें दुखिम ने क्या किया? आत्महत्या की घटना का सांख्यिकीय विश्लेषण कर यह सिद्ध कर दिया कि इस सामाजिक तत्व को हम वैज्ञानिक रूप में भी समझ सकते हैं। और चौथा है सामाजिक एकता की व्याख्या। तो सामाजिक तत्व के माध्यम से उन्होंने समाज में एकता, व्यवस्था और निरंतरता को समझने में मदद किया है, समझाया है। तो हम कह सकते हैं कि ये दुखिम ने सामाजिक तत्व के अध्याय द्वारा समाजशास्त्र को वैज्ञानिक स्वरूप दिया। उनके अनुसार समाज को समझने के लिए व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक और बाहरी तत्वों का विश्लेषण आवश्यक है। मतलब कि समूह में और एक बाहरी तत्व को होना, उसका विश्लेषण होना अति आवश्यक है। इमाइल दुखिम के आत्महत्या के विचार की व्याख्या करते हैं। मतलब इमाइल दुखिम है, उसकी आत्महत्या का विचार करना, आत्महत्या के प्रकारों एवं महत्व, आत्महत्या के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसके क्या महत्व है, इसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो एमिल दुखिम ने अपनी प्रसिद्ध कृति सुसाइड में आत्महत्या को केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक सामाजिक तत्व के रूप में समझाया। उनके अनुसार आत्महत्या की दर समाज की संरचना और सामाजिक संबंधों पर निर्भर है, यानी कि समाज की संरचना पे, समाज के संबंधों पर वो निर्भर है। तो आत्महत्या के प्रकार, तो आत्महत्या की अवधारणा क्या है? तो दुखिम के अनुसार आत्महत्या वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति स्वयं अपनी मृत्यु का कारण बनता है। मतलब व्यक्ति अपनी मृत्यु का कारण स्वयं ही बनता है। उन्होंने दिखाया कि आत्महत्या के पीछे सामाजिक कारक जैसे एकीकरण या नियंत्रण महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब इसका एकीकरण, उसका नियंत्रण महत्वपूर्ण होते हैं। सेकंड है आत्महत्या के प्रकार। तो अहमवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या क्या हुए? जब व्यक्ति समाज से अलग थलग महसूस करता है और सामाजिक जुड़ाव कम होता है। मतलब कि ये अहमवादी में क्या, जब व्यक्ति ने समाज से खुद को अलग समझता है, समाज से कम जुड़ाव महसूस करता है, तब वो अहमवादी आत्महत्या करते हैं। दूसरा है परार्थवादी आत्महत्या। तो जब व्यक्ति समाज के प्रति अत्यधिक जुड़ाव के कारण अपने जीवन का बलिदान करते हैं। मतलब कि व्यक्ति ने समाज के हित के लिए अपने जान की बलिदान दे दे, वो अपने जीवन की बलिदान दे दे, तो ये हो गया परार्थवादी आत्महत्या। और चौथा है अराजक आत्महत्या। जब समाज में नियमों का अभाव या अस्थिरता होती है तब आर्थिक संकट के समय, मतलब कि जब किसी भी नियमों का अभाव हो, अस्थिरता हो या किसी भी आर्थिक संकट हो, उस समय अराजक आत्महत्या की जाती है। और नियतिवादी आत्महत्या। जब अत्यधिक नियंत्रण या दमन के कारण व्यक्ति निराशा होकर आत्महत्या करते हैं। मतलब कि किसी भी चीज़ में सफलता पाना चाहता है लेकिन नहीं पा रहा है, किसी के ऊपर से दबाव बन रहा है, वो सब स्थिति में भी वो आत्महत्या करते हैं। तो वो होगा नियंत्रित या नियतिवादी आत्महत्या। इसके महत्व क्या है? तो यह सिद्धांत, इस सिद्धांत से निश्चित किया कि आत्महत्या केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं बल्कि सामाजिक कारकों से जुड़ी हुई है। समाजशास्त्र को वैज्ञानिक एवं अनुभवजय आधार मिला। सामाजिक एकता निरंतरता के महत्व को स्पष्ट किया। तो हम कह सकते हैं कि दुखिम का आत्महत्या सिद्धांत यह दर्शाता है कि व्यक्ति का व्यवहार समाज से गहराई से जुड़ा होता है। यह सिद्धांत आज भी सामाजिक समस्याओं को समझने में अत्यंत उपयोगी है। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता का क्या अर्थ है? मतलब कि वस्तुनिष्ठता का क्या अर्थ होता है मैक्स वेबर के अर्थ में, उसके अनुसार इसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने के लिए वस्तुनिष्ठता पर विशेष बल दिया। उनके अनुसार शोधकर्ता को अपने व्यक्तिगत विचारों और मूल्यों से अलग रहकर निष्पक्ष अध्ययन करना चाहिए। मतलब कि अपने विचारों, अपने मूल्यों से अलग रहकर निष्पक्ष अध्ययन उसका करना चाहिए। तो वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या है? तो वेबर के अनुसार वस्तुनिष्ठता का मतलब सामाजिक घटनाओं का अध्ययन तथ्यों के आधार पर किया जाए, न कि व्यक्ति भावनाओं, पूर्वाग्रह और नैतिक निर्णयों के आधार पर। इसे उन्होंने मूल्य निरपेक्षता कहा है। उन्होंने क्या किया है? मूल्य निरपेक्षता कहा है। किसने? मैक्स वेबर ने।
तो और इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। तो इनके कौन कौन से मुख्य बिंदु इसको समझते थे। मूल्य निष्पक्षता, तो शोधकर्ता को अपने निजी मूल्यों को शोध से अलग रखना चाहिए ताकि निष्कर्ष निष्पक्ष और विश्वसनीय हो। और दूसरा है तथ्य और मूल्य में अंतर। तो बेवरे ने स्पष्ट किया कि क्या है और क्या होना चाहिए, मतलब उन्होंने स्पष्ट क्या है और क्या होना चाहिए अलग अलग है। और वैज्ञानिक अध्ययन केवल तथ्यों तक सीमित नहीं होना चाहिए, मतलब वैज्ञानिक जो अध्ययन है ना केवल तथ्यों तक सीमित नहीं होना चाहिए। और तीसरा है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। तो सामाजिक विज्ञान में भी व्यक्ति व्यवस्थित तर्क संगत और प्रमाण आधारित विधियों का प्रयोग आवश्यक है, मतलब प्रमाण आधारित विधियाँ होना ही आवश्यक है। और समझने की विधि, तो हालांकि बेवरे ने व्यक्तिपरक अर्थों को समझने पर बल दिया, फिर भी उन्होंने अध्ययन को निष्पक्ष और संतुलित रखने का आवश्यकता, मतलब उन्होंने क्या होता है अध्ययन को क्या करना है, निष्पक्ष करना है, संतुलित बनाए रखना है। तो हम कह सकते हैं कि शॉर्ट में बेवरे के अनुसार सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता का अर्थ निष्पक्ष तर्कसंगत मूल्य निरपेक्ष अध्ययन। यह दृष्टिकोण सामाजिक शोध को अधिक वैज्ञानिक और विश्वसनीय बनाता है। बेवरे की तर्कसंगतता और युक्तिकरण की अवधारणा समाजशास्त्र में उनके सभी विचारों में कैसे प्रमुख है, मतलब उनके सभी विचारों में कैसे प्रमुख है इसकी व्याख्या कीजिए। तो मैक्स वेबरे ने समाजशास्त्र में तर्कसंगत और युक्तिकरण को केंद्रित अवधारणा माना, केंद्रीय अवधारणा उन्होंने इसे माना। तो बेवरे के अनुसार आधुनिक समाज में विकास इन प्रक्रियाओं के माध्यम से समझा जा सकता है। तो कौन सी प्रक्रिया, तो तर्कसंगतता एवं युक्तिकरण का अर्थ है। तो ये तर्कसंगतता एवं युक्तिकरण क्या अर्थ है, तो तर्कसंगतता का अर्थ निर्णय और क्रियाएं तर्क गणना और दक्षता के आधार पर करना। युक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पारंपरिक और भावनात्मक तरीके के जगह वैज्ञानिक और नियमबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके अपनाए जाते हैं, मतलब एक नियमबद्ध क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीका वैज्ञानिक तरीका उसमें अपनाए जाते हैं। और बेवरे के विचारों की प्रमुखता, मतलब उसके क्या क्या प्रमुख विचार हैं। ये तो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, सामाजिक क्रिया का क्या है। बेवरे ने सामाजिक क्रिया को समझने के लिए उद्देश्य तर्क संगत क्रिया को महत्वपूर्ण माना। ये जहाँ व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए तर्कसंगत साधनों का उपयोग करता है। व्यक्ति क्या कहता है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक तर्कसंगत साधनों का वो प्रयोग करता है। और दूसरा है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में क्या है, आधुनिक प्रशासन में नियम पदानुक्रम और कार्य विभाजन पर आधारित व्यवस्था युक्तिकरण का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह दक्षता और नियंत्रण को बढ़ाता है। पूंजीवाद का विकास, तो पूंजीवाद में क्या है, उनकी प्रमुख कृति कौन सी थी, प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद की भावना में उन्होंने बताया कि कैसे तर्कसंगत सोच और अनुशासन ने आधुनिक पूंजीवाद को जन्म दिया। उन्होंने बताया कि कैसे आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। और चौथा है धर्म और समाज। तो बेवरे ने विभिन्न धर्मों के अध्ययन कर यह दिखाया कि कैसे धार्मिक विचार भी तर्कसंगत जीवन शैली और आर्थिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं, मतलब कि आर्थिक व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है उन्होंने बताया। तो इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि बेवरे के अनुसार आधुनिक समाज का स्वरूप तर्कसंगत और युक्तिकरण पर आधारित है। ये अवधारणा उन सभी सिद्धांतों, सामाजिक क्रियाएं, ब्यूरोक्रेसी और पूंजीवाद का प्रमुख भूमिका निभाती है और समाज के विकास को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामाजिक तत्व क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उदाहरण सहित चर्चा करें, मतलब कि सामाजिक तत्व क्या, इसके प्रमुख विशेषताओं को एक उदाहरण के साथ हमें समझाना है। तो एमिल दुर्खिम ने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक बनाने के लिए ये सामाजिक तत्वों की अवधारणा दी। उनके अनुसार समाज को समझने के लिए उन बाहरी शक्तियों का अध्ययन आवश्यक है जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रण करती है, मतलब व्यक्ति के व्यवहार को वो नियंत्रण करती है, इसका अध्ययन है। तो सामाजिक तत्व का अर्थ, सामाजिक तत्व वे नियम, मान्यता, परंपरा और संस्थाएं हैं जो व्यक्ति के बाहर मौजूद होती है और उन पर दबाव डालती है, जैसे कानून, धर्म, रीति रिवाज।
प्रमुख विशेषता क्या है? बाह्यता, एक्सटर्नली। तो सामाजिक तत्व व्यक्ति के बाहर होते हैं, जैसे भाषा। हम जन्म के बाद समाज से सीखते हैं। भाषा क्या है? तो हम जन्म क्या करते हैं? समाज से भाषा सीखते हैं, ये बाह्यता होती है ये। और बाध्यता, एक बाह्यता होती है, दूसरा क्या होती है? बाध्यता। तो बाध्यता में क्या हुए? व्यक्ति पर दबाव डालता है और पालन करने के लिए बाध्य करता है। उदाहरण, कानून का उल्लंघन करने पर दंड मिलता है, मतलब कानून का उल्लंघन करते हैं तो हमें दंड मिलता है, वो बाध्यता होती है। एक सामूहिकता, तीसरा क्या समझ है? पूरे समाज से संबंधित होते हैं, न कि किसी एक व्यक्ति से, मतलब क्या पूरे समाज से संबंधित होते हैं, ये सामूहिकता। तो उदाहरण में धार्मिक मान्यताओं पूरे समुदाय में परिचित, धार्मिक मान्यता पूरे उसके जो एक समुदाय होता है, पूरे समुदाय में वो प्रचलित होते हैं, यही होती है सामूहिकता। हाँ, और स्वतः है सार्वभौमिकता। तो सामाजिक तत्व समाज के अधिकांश लोगों में पाए जाते हैं। क्या उदाहरण? विवाह की प्रथा हर समाज में किसी न किसी रूप में होती है, मतलब कि हर समाज में विवाह की प्रथा होती है, सब अलग हो सकती है उसमें विध उध, लेकिन सब में होती है। स्वतंत्र अस्तित्व, तो ये व्यक्ति की इच्छा से स्वतंत्र होते हैं। उदाहरण, परंपराएं व्यक्ति के चाहने से तुरंत नहीं बदल, मतलब व्यक्ति चाहेगा तो तुरंत नहीं बदल सकता है परंपराएं। तो इसको हम निष्कर्ष से कह सकते हैं कि दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तत्व समाज की संरचना व्यवस्था को समझने की एक कुंजी है। इनके अध्ययन से समाजशास्त्र को वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ आधार प्राप्त होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज एकजुटता के विभिन्न प्रकार क्या है? मतलब समाज की एकजुटता के कौन कौन से के प्रकार हैं, कौन कौन से, उसको उदाहरण सहित बताना है। तो एलिम दुखिन के अनुसार सामाजिक एकजुटता वह शक्ति है जो समाज के सदस्यों को आपस में जोड़ने रखती है और सामाजिक व्यवस्था को बनाए, मतलब समाज के शक्ति वह है जो आपस में लोगों को, सदस्यों को जोड़े रखती है और सामाजिक व्यवस्था को वो बनाए रखती है। सामाजिक एकजुटता के प्रकार, तो कौन कौन से प्रकार है, आइए देखते हैं। तो यांत्रिक एकजुटता, तो यांत्रिक एकजुटता क्या है? सरल और पारंपरिक समाजों में पाई जाती है, यहाँ जहाँ लोग के बीच समानता अधिक होती है, सभी लोग समान प्रकार के कार्य करते हैं, उनकी जीवन शैली भी मिलती जुलती होती है, मतलब एक दूसरे से जीवन शैली मिली जुलती होती है। तो उदाहरण के रूप में गाँव और जनजातीय समाज के लोग समान परंपराएं और रीति रिवाज का पालन करते हैं, जिससे एकता बनी रहती है। दूसरा है कि सामयिक एकजुटता, तो ये आधुनिक एवं जटिल समाज में पाई जाती है, जहाँ कार्य विभाजन अधिक होता है, लोग अलग अलग कार्य करते हैं लेकिन एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे शहर में डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर आदि अलग अलग काम करते हैं, पर सभी एक दूसरे की सेवाओं पर निर्भर होते हैं। तो डॉक्टर क्या है, शिक्षक को भी कभी बीमार हुआ तो वो डॉक्टर पास जाएगा, घर बनाना हो तो इंजीनियर का भी जरूरत है, मतलब सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो इसके अंतर हैं। तो यांत्रिक एकजुटता तो समानता पर आधारित है, जबकि सामयिक एकजुटता विभिन्नता और परस्पर निर्भरता पर आधारित है। तो इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि दुर्खिम के अनुसार समाज में विकास के साथ यांत्रिक से सामयिक एकजुटता की ओर परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन कार्य विभाजन और आधुनिकता के बढ़ने पर का परिणाम है, जिससे समाज अधिक संगठित और जटिल बनता है। समाज क्या होता है? अधिक संगठित और अधिक जटिल बनता है। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वेबरे द्वारा सामाजिक क्रिया एवं उसके प्रकारों की अवधारणा की व्याख्या करें। तो वेबरे ने समाजशास्त्र को सामाजिक प्रक्रिया की अवधारणा प्रस्तुत की। उनके अनुसार वही प्रक्रिया सामाजिक है जिसमें व्यक्ति दूसरे से व्यवहार को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। सामाजिक प्रक्रिया का अर्थ, सामाजिक प्रक्रिया वह है जिसमें व्यक्ति अपने कार्य के साथ कोई अर्थ जोड़ते हैं, मतलब अपने कार्य के साथ कोई ना कोई अर्थ जोड़ते हैं और वह क्रिया अन्य व्यक्तियों के प्रति उन्मुख होती है, अर्थात व्यक्ति का व्यवहार दूसरे से प्रभावित होता है, मतलब एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होता है। सामाजिक क्रिया का प्रकार, सामाजिक क्रिया के कौन कौन से प्रकार हैं, आइए जानते हैं। तो पहला है उद्देश्य तर्क संगत क्रिया। उद्देश्य तर्क संगत क्रिया, तो इसमें व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तर्क और साधन का चयन करते हैं। जैसे परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए योजनाबद्ध अध्ययन करना, मतलब परीक्षा में हम जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग परीक्षा के लिए देख रहे हैं, तो ये इसमें अच्छे
अंग पाने के लिए आप योजनाबद्ध अध्ययन करेंगे इसको। और दूसरा है मूल्य तर्क संगत क्रिया। तो इसमें व्यक्ति नैतिक और धार्मिक मूल्य के आधार पर कार्य करता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो, जैसे सत्य बोलना भले ही नुकसान हो, मतलब परिणाम जो भी हो लेकिन वो अपने काम करते हैं। और भावनात्मक क्रिया, तो यह क्रिया भावनाओं और संवेदनाओं से प्रेरित होती है। उदाहरण, गुस्से में आकर किसी पर चिल्लाना। हाँ, और पारंपरिक क्रिया, तो यह क्रिया परंपराओं और आदतों पर आधारित होता है। उदाहरण, त्योहारों पर परंपरागत रीति रिवाज का पालन करना। हाँ, और तो हम कह सकते हैं कि वेबरे के अनुसार सामाजिक क्रिया की वह वर्गीकरण प्रणाली समाज में मानव व्यवहारों को समझने का महत्वपूर्ण साधन है। यह दिखाती है कि व्यक्ति का कार्य केवल तर्क पर ही नहीं बल्कि मूल्य, भावना और परंपराओं पर भी आधारित होते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति और सत्ता के बीच संबंध और इसके सामाजिक क्रियाओं के प्रकारों से समायोजन की चर्चा करें। मतलब कि सामाजिक क्रियाओं के जो प्रकार है से समायोजन कैसे होते हैं, इसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो मैक्स वेबरे के अनुसार समाजशास्त्र में शक्ति, पावर, सत्ता और सामाजिक क्रिया को एक आपस में जोड़ते हुए अवधारणा के रूप में समझाया। इनके माध्यम से सामाजिक संबंधों और नियंत्रण की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। तो शक्ति और सत्ता का संबंध कैसा है तो जानते हैं। तो शक्ति किसी व्यक्ति या समूह का वह क्षमता जिससे वह दूसरे पर अपनी इच्छा थोप सके, चाहे विरोध ही क्यों ना, मतलब वो अब दूसरे पर अपनी इच्छा से उसको विरोध ही क्यों ना हो फिर भी ये थोप सके, ये शक्ति है। दूसरा है सत्ता, तो शक्ति का वैध रूप है, ये एक शक्ति का ही वैध रूप है जिसे लोग स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। अर्थात हर सत्ता शक्ति है लेकिन हर शक्ति सस्ता नहीं है। मतलब हर सस्ता जो है ना एक शक्ति, मगर हर शक्ति सस्ता नहीं होती है। तो सस्ता सामाजिक स्वीकृति और बाध्यता पर आधारित होती है, जबकि शक्ति केवल बल और प्रभाव पर ही आधारित होती है। सामाजिक क्रिया से संबंध, तो सामाजिक क्रिया से क्या संबंध है, तो वेबरे ने सामाजिक क्रिया के प्रकार शक्ति और सत्ता के प्रयोग को समझाने में सहायक है। तो पहला है उद्देश्य तर्कसंगत प्रक्रिया। शक्ति का प्रयोग लक्ष्य प्राप्ति के लिए तर्कसंगत ढंग से किया जाता है। उदाहरण, प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए, मतलब प्रशासन को निर्णय लेने के लिए। दूसरा है मूल्य संगत क्रिया। सत्ता का प्रयोग नैतिक और धार्मिक मूल्य के आधार पर होता है। मूल्य के आधार पर होता है। उदाहरण, न्यायाधीश द्वारा नैतिक आधार पर निर्णय लेना। भावनात्मक क्रिया, तो शक्ति का प्रयोग भावनाओं के प्रभाव में होता है। उदाहरण के लिए क्रोध और दंड। और पारंपरिक क्रिया, तो सत्ता का प्रयोग आधार पर स्वीकृति की जाती है। उदाहरण के राजा या मुखिया की पारंपरिक सत्ता। और तो हम कह सकते हैं कि वेबरे ने शक्ति, सत्ता और सामाजिक क्रिया एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इनकी सत्ता से हम समाज में नियंत्रण, वैधता और मानव व्यवहार को बेहतर से समझ सकते हैं, मतलब एक बेहतरीन रूप से उसे समझ सकते हैं। निम्नलिखित पर लघु टिप्पणी, मतलब नीचे कुछ विषय लिखे उस पर हमें लघु टिप्पणी लिखना है। तो पहला विषय क्या, वर्ग की अवधारणा। वर्ग की अवधारणा किसने दिया था हमें, कार्ल मार्क्स ने। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग क्लास समाज का वह समूह है जिसके सदस्य संपादन के साधनों के साथ समान संबंध रखते हैं। पूंजीवादी समाज में मुख्यतः दो वर्ग आते हैं, पूंजीपति जो उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं और श्रमिक जो अपने श्रम शक्ति बेचते हैं। तो मार्क्स के अनुसार वर्ग के बीच संघर्ष ही सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है। यह संघर्ष अंततः एक वर्गहीन समाज की स्थापना की ओर ले जाता है, मतलब एक वर्गहीन समाज की स्थापना की ओर ये संघर्ष लेके जाते हैं। दूसरा विषय है सामाजिक तत्व। तो सामाजिक तत्व तो एमिल दुखिम के अनुसार सामाजिक तत्व वे शक्ति है जो व्यक्ति के बाहर मौजूद होती है और उसके व्यवहार को नियंत्रण करती है, जैसे कानून, परंपरा, नैतिक नियम आदि। यह तत्व बाह्यकारी होते हैं और व्यक्ति को उनका पालन करना पड़ता है।
मतलब ये बाह्यकारी होते हैं और व्यक्ति को इसका पालन भी करना पड़ता है और व्यक्ति को इसका पालन करना पड़ता है। तो दुखिम ने इन्हें वस्तु की तरह अध्ययन करने की बात करें, एक वस्तु की तरह इसके अध्ययन करना, जिससे समाजशास्त्र को वैज्ञानिक स्वरूप मिला। आदर्श प्रारूप, तो मैक्स वेबरे ने आदर्श प्रारूप को एक संवैधानिक उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया। यह वास्तविक का एक शुद्धता और आदर्श रूप है जिसका उपयोग समाज की घटनाओं की तुलना विश्लेषण के लिए किया जाता है। यह पूरी तरह से वास्तविक नहीं बल्कि शोधकर्ता को जटिल सामाजिक क्रियाओं को समझने में सहायक करता है। मतलब कि शोधकर्ता को जटिल प्रक्रियाओं को समझने में वो सहायता करता है। श्रम विभाजन, तो श्रम विभाजन में क्या है? श्रम विभाजन, तो एलिम दुखिम के अनुसार श्रम विभाजन समाज में कार्यों के विभिन्न व्यक्तियों में विभाजन है। आधुनिक समाज में यह अधिक विकसित होता है जिससे विशेष ज्ञाता और कार्य कुशलता बढ़ती, मतलब विशेष ज्ञाता और कार्य, इसके परिणाम स्वरूप लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं जिससे स्वावयवी एकता विकसित होती है और समाज अधिक संगठित बनता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, तो कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें समाज और इतिहास को भौतिक आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर समझा जा सकता है, इसके अनुसार परिवर्तन विरोधी शक्तियों के संघर्ष द्वंद्व से होता है। उत्पादन के साधनों और संबंधों में अंतर विरोधी ही सामाजिक परिवर्तन को जन्म देता है। यह सिद्धांत बताता है कि समाज निरंतर परिवर्तनशील है और अंततः वर्गहीन समाज की ओर अग्रसर होता है। मतलब क्या होता है? ये वर्गहीन समाज की ओर अग्रसर होता है। तो और वर्ग संघर्ष, तो मार्क्स के अनुसार इतिहास का विकास वर्ग संघर्ष इतिहास है। समाज में शोषक, पूंजीपति और शोषित, जिसको श्रमिक कहते हैं, वर्ग के बीच संघर्ष चलता रहता है। यह संघर्ष आर्थिक असमानता और शोषण के कारण उत्पन्न होता है। वर्ग संघर्ष ही सामाजिक क्रांति और परिवर्तन का मुख्य कारण। अंततः समानता पर आधारित समाज की स्थापना की दिशा में ले जाता है। मतलब कि समानता पर आधारित समाज की स्थापना की दिशा में ही वो लेके जाते हैं। तो अब प्रकायवाद, तो प्रकायवाद में क्या है? तो प्रकायवाद समाज को एक संगठित तंत्र के रूप में देखता है। यह प्रत्येक भाग, जिसको संस्था का एक विशेष कार्य होता है। एलिम दुखिम ने इसके प्रमुख समर्थक थे। मतलब एलिम दुखिम तो इसके प्रमुख थे। उनके अनुसार परिवार, धर्म, शिक्षा आदि संस्थाएं समाज में स्थिरता और एकता बनाए रखने में योगदान देती थी। यदि कोई संस्था अपने कार्य ठीक से नहीं करती तो सामाजिक असंतुलन उत्पन्न होता था। मतलब कि समाज में तो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाता था। उसके बाद है पारलौकिक धर्म। पारलौकिक धर्म में क्या है? तो पारलौकिक धर्म वह धार्मिक दृष्टिकोण है जिसमें ईश्वर या शक्ति को इस संसार से परे अलौकिक माना गया। मतलब कि इस संसार से परे उसको एक अलौकिक रूप माना गया है, जिसमें आध्यात्मिकता, आत्मा और मोक्ष जैसे विचार प्रमुख है। यह धर्म व्यक्ति को नैतिक जीवन जीने और उच्चतम सत्य की खोज के लिए प्रेरित करता है तथा सांसारिक जीवन से ऊपर उठकर आध्यात्मिक विकास पर बल देते हैं। सांसारिक जीवन से ऊपर उठा के आध्यात्मिक जीवन पे वो बल देते हैं। करिश्माई सत्ता, तो करिश्माई सत्ता के मैक्स वेबरे के अनुसार करिश्माई सत्ता वह सत्ता है जो किसी व्यक्ति की असाधारण गुणों, व्यक्तित्व या नेतृत्व क्षमता के कारण प्राप्त होती है, जिसमें लोग नेता पर विश्वास और आस्था के आधार पर उसका अनुशासन करते हैं। उदाहरण के लिए किसी महान नेता या संत का प्रभाव इसके प्रति लोग भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। उसके बाद है तार्किकता का अवधारणा। तो वेबरे के अनुसार, कौन? मैक्स वेबरे मतलब मैक्स वेबरे के अनुसार तार्किकता का अर्थ है निर्णय और क्रियाएं तर्क, गणना, दक्षता के आधार पर करना। आधुनिक समाज में पारंपरिक भावनात्मक तरीके से स्थान पर वैज्ञानिक नियमबद्ध पद्धति के महत्व को बढ़ाता है। इससे युक्तिकरण कहा जाता है। इसे क्या जाता है? एक युक्तिकरण कहा जाता है।
आत्महत्या दर क्या है? तो एलिम दुखिम ने आत्महत्या दर सुसाइड रेट को एक सामाजिक तत्व माना। उनके अनुसार यह दर समाज में एकीकरण और नियंत्रण के स्तर पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए सामाजिक अलगाव बढ़ने पर आत्महत्या दर बढ़ सकती है, मतलब कि समाज से अलग महसूस करने पर यह आत्महत्या की दर बढ़ सकती है। सामूहिक चेतना, तो एलिम दुखिम ने सामूहिक चेतना समाज की साझा विश्वास और मूल्यों और नैतिक मान्यताओं को समूह है। यह समाज के सदस्यों को एकता में बांधती है, मतलब समाज के सदस्यों को एकता एक बोलता है ना गठन के रूप में बांधती है और व्यवहार को नियंत्रण करती है। उदाहरण के स्वरूप क्या है? देशभक्ति, धार्मिक आस्थाएं और सामाजिक परंपराएं, मतलब ये लोगों को देशभक्ति में, धार्मिक आस्थाओं को मानने में और सामाजिक परंपराओं से जोड़ती है। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।